अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? भाई पीछे से टुक टुक की आवाज़ें आ रही हैं, तो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का वीडियो हम देखने वाले हैं रशिया और यूक्रेन का जो है उसमें वॉर चल रही है और उसके लिए हेल्प मांग ली है पुतिन ने इंडिया से। सो चलकर देख लेते हैं कि भाई क्या हेल्प मांगी है इंडिया से। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर द वॉइस, बैकग्राउंड वाला वॉइस ना, उसको इग्नोर कर देना और चलते हैं वीडियो की तरफ। सेलेक्ट कर दो। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है उसके परिणामों को आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाता है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान को ही ले लो। आज भी हम सब भारतीय गर्व के साथ कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को युद्ध में कई बार हराया है। युद्ध के परिणाम के साथ किसी भी देश का प्राइड जुड़ा होता है। युद्ध में हार और जीत ही तय करती है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है और किसके पास कितनी सैन्य शक्ति है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स के आधार पर अमेरिका के बाद रशिया दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है। ऐसे में अगर रशिया यूक्रेन से हार जाता है तो रशिया की जो मिलिट्री डोमिनेंस है, उसको जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर लेवरेज मिलती है, वो सब अचानक से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का 20 सालों से ज्यादा का कार्यकाल है, उसके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। आगे चलकर व्लादिमीर पुतिन ने साल 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में बने रहना है। रशिया अगर यूक्रेन युद्ध हार जाता है तो रशियंस के बीच जो उनकी पॉपुलर लीडर के रूप में एक इमेज है, उनकी पॉपुलैरिटी है, वो अचानक से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ उनके लिए रशिया को रूल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट पद के ऊपर बना रहना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रशिया की हिस्ट्री बुक्स में उनको यूक्रेन से युद्ध हारने वाले प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाए। इसलिए रशिया ने अचानक से पार्शियल मोबिलाइजेशन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 3 लाख रिजर्व पर्सनल्स को युद्ध में योगदान के लिए बुला लिया गया है। सबको लग रहा था कि रशिया पीछे हट जाएगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में हार का सामना करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है और इस युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस बीच यूक्रेन ने अब भारत से गुहार लगाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामियाल ने भारत को यूक्रेन की सिक्योरिटी का गारंटर बनने की रिक्वेस्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब, जो 77th यूएन जनरल असेंबली के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क गए हैं, उन्होंने वहां पर पिछले कल यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामियाल के साथ मीटिंग की। मीटिंग में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब से भारत से भेजे जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अपना आभार व्यक्त किया और भारत को थैंक्स बोला। साथ में उन्होंने भारत को इनवाइट किया कि भारत को भी रशिया के इस युद्ध को रोकने वाली फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए, यानी भारत को भी अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन के खेमे में आ जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत से कहा कि उनके ग्रेन्स की शिपमेंट के लिए सिक्योरिटी कॉरिडोर चाहिए ताकि यूक्रेन अपने ग्रेन्स को सेफली एक्सपोर्ट कर सके। इसके साथ ही यूक्रेनियन पीएम ने भारत से यूक्रेन की सिक्योरिटी का गारंटर बनने की एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, यानी जब युद्ध एक बार खत्म हो जाए, भारत यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे। सिक्योरिटी गारंटी एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसमें यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी देने वाले गारंटर देश यूक्रेन के ऊपर हमला होने के केस में नाटो के आर्टिकल 5 की तरह एक्ट करेंगे और अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से दोबारा हमला हुआ तो यूक्रेन की रक्षा में अपनी अपनी सेना भेजेंगे। यूक्रेन ये रिक्वेस्ट भारत से पिछले कई महीनों से कर रहा है, लेकिन भारतीय सरकार ने अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। यूक्रेन को लगता है कि भारत रशिया का काफी करीबी है। ऐसे में अगर भारत गारंटर बनता है तो रशिया दोबारा यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा। वैसे ये प्लान अमेरिका का भी हो सकता है, भारत को गारंटर बनाकर रशिया और भारत के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने का। इसके अलावा यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामियाल ने भारत से कहा कि भारत को यूक्रेन की मदद के लिए फाइनेंशियल एड और बाकी मदद भी भेजनी होगी, यानी युद्ध के कारण जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ है उसको दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए भारत को यूक्रेन की आर्थिक मदद करनी होगी। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर्स की डिमांड से ऐसा लग रहा है कि रशिया ने मोबिलाइजेशन का नहीं मानो ट्रूप्स पीछे लेने का ऐलान किया हो, क्योंकि ये सारी डिमांड्स तब पूरी होंगी जब युद्ध रुकेगा और युद्ध रुकने का तो अभी कई महीनों तक कोई आसार भी नहीं लग रहा है। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक यूक्रेन अपनी हार खुद ही नहीं मान लेता। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख लोगों को युद्ध में मोबिलाइज करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि रशिया ने भारत से जो है वो हेल्प मांग ली है। मतलब भारत से मांगनी थी उन्होंने हेल्प, क्योंकि आपको पता है कि भारत, उनको पता है कि वो हेल्प करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत उनकी हेल्प करेगा? देखो, रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती है, ये एक अलग बात है, लेकिन जहाँ पे वॉर की बात आती है तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया या फिर नरेंद्र मोदी जी के टाइम में जो है वो कोई भी इस तरह की बात होने वाली है। जैसा कि अभी रिसेंटली
जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था आपको भी याद होगा। उन्होंने कहा था कि ये एरा जो है ये वॉर का नहीं है, ये एरा जो है वो सब कंट्रीज को मिलजुल कर रहने का है, इसमें पीस लाने की ज़रूरत है, इसमें ह्यूमैनिटी को जो है वो आगे रखना है, उसको ख़त्म नहीं करना है। सो हमें अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है बजाय इसके कि हम वॉर की तरफ जाएं। ठीक है, उन्होंने ये बात अपने क्लियर वर्ड्स में बोल दी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो वॉर की तरफ जाएगा, वो बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, लोगों को स्कूल वगैरह एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जिससे जो है वो आने वाले वक्त में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोग समझ सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। तो चलो ठीक है, रशिया अभी यूक्रेन के साथ चल रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रशिया की नहीं बन रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत उनकी जिस तरह से मदद कर सकता है, जैसे ऑयल वगैरह ख़रीद लिया या इस तरह की कोई भी चीज़ है, उसमें तो वो मदद कर देगा। लेकिन मुझे जो रिसेंटली जो स्पीच नरेंद्र मोदी जी ने दी है ना कि ये एरा वॉर का नहीं है, ये पीस इस एरा में पीस होना चाहिए। अब इस दुनिया में हम सारे पैसे इन वॉर में लगा देते हैं, कुछ होता नहीं है, नुकसान होता है इंसानियत का भी और साथ में ज़मीनी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें बर्बाद हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया डायरेक्टली कोई भी पार्ट जो है वो इस रशिया की वॉर में लेगा या फिर यूक्रेन की वॉर में लेगा। ह्यूमैनिटी को सबसे पहले रखेंगे आगे, उसके बाद जो है वो कुछ और करेंगे और यकीनन वो एडवाइस भी करेंगे इन दोनों कंट्रीज़ को कि आप जो है ये सारी चीज़ों पे फोकस करें ह्यूमैनिटी के ऊपर, बजाय इसके कि आप वॉर पे, बल्कि वॉर को रोकने की कोशिश की जाएगी। एंड बाकी हेल्प वो कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ऑयल बाय कर सकते हैं या कुछ इस तरह की पैसों की तरफ से हेल्प हो सकती है, लेकिन खुद वो कभी भी भारत में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर भारत जो है वो पूरी दुनिया में एक रखता है। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर कभी भी वो ऐसे सबके सामने अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा दुनिया के सामने, सिर्फ और सिर्फ रशिया की वजह से। ऐसा नहीं है, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन भारत की अपनी डेवलपमेंट, अपना एक इमेज जो है वो अपनी जगह है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी इंडिया और रशिया की तो हमेशा से अच्छा रिलेशन है, लेकिन जो है वो भारत की भी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो भी उसको देखते हुए वो हर चीज़ को मैनेज करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी चीज़ पे फोकस करेंगे, क्या वाकई में वो रशिया की बात को मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो रशिया की बात को मानेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी मानेंगे कि नहीं। एंड ऑल्सो मुझे बताना ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक, थोड़ा पहले जैसे मैं 2021 में आपको दिखती थी सेम वैसे ही आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू माय मतलब वे। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा ड्रेस एंड ये डिफरेंट सा लुक। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।